कराची की हब्स ज़रदा शाम और जिनाह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का वो मखसूस शोर जिसमें सायरन की आवाज़ें और कदमों की चाप एक अजीब सा आहंग पैदा कर रही थीं। डॉक्टर ज़ोया रहमान जो अभी 3 माह पहले ही बतौर हाउस ऑफिसर यहाँ आई थी, अपने स्टेथोस्कोप को गले में डाले तेज़ी से वार्ड नंबर 5 की तरफ बढ़ रही थी। इसके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन आंखों में वो मखसूस चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपने काम से जुनून की हद तक इश्क करते हैं। डॉक्टर ज़ोया, बेड नंबर 9 पर मेल पेशेंट को शदीद सांस की तकलीफ है, जल्दी कीजिए। नर्स की आवाज़ पर ज़ोया ने तकरीबन दौड़ लगा दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मरीज की हालत वाकई तशवीशनाक थी। वो तेज़ी से उसका मुआयना करने लगी। तभी उसे अपने पीछे एक भारी और पुरएतमाद आवाज़ सुनाई दी जो सरासर तन से भरपूर थी। डॉक्टर ज़ोया, क्या आपका इरादा मरीज को मुआयने से ही डराकर ठीक करने का है? ज़रा ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें और नेबुलाइजेशन का ऑर्डर दें, बजाय इसके कि आप फाइल देखकर फ़लसफ़ा झाड़ें। ज़ोया ने पलट कर देखा। ये डॉक्टर अरहम शाह थे, अस्पताल के सबसे काबिल लेकिन इतने ही सख्त मिजाज सीनियर रजिस्ट्रार। अरहम शाह की शख्सियत में एक अजीब सी रौनाई थी, लेकिन उनका पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता था। सर, मैं बस वही कर रही थी। ज़ोया ने सफाई देनी चाहिए। करना और कहने में फ़र्क होता है डॉक्टर। कराची का ये सबसे मसरूफ़ अस्पताल है, कोई रोमानवी फिल्म का सेट नहीं जहां आप खड़ी होकर सोचेंगी। अरहम ने सर्द महरी से कहा और ख़ुद मरीज़ की नब्ज़ चेक करने लगे। ज़ोया ने दांत पीसते हुए दिल में सोचा, ये इंसान है या कोई चलता फिरता डिसिप्लिन का पहाड़। अगले ही लम्हे एक इमरजेंसी केस आ गया। एक नौजवान लड़की को लाया गया था जिसका अपेंडिक्स फट चुका था। अरहम का लहजा फौरन बदला। अब वो एक पेशावर मसीहा था। ज़ोया, मेरे साथ ओटी में आएं। आज आपका इम्तिहान है कि आप सिर्फ मेल पेशेंट्स के वार्ड में भागती हैं या सर्जरी में मेरा हाथ भी बटा सकती हैं। ज़ोया के लिए ये जुमला किसी चैलेंज से कम न था। वो खामोशी से उनके पीछे चल दी, ये जाने बगैर कि इस अस्पताल की राहदारियों में उनकी तकरार और ये पेशावराना सफ़र जल्द ही एक ऐसी कहानी में बदलने वाला है जिसकी खुशबू पूरे कराची के तिब्बी हलकों में फैल जाएगी। ओटी के अंदर की फ़िज़ा बाहर के हब्स ज़दा कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ की ठंडक और क्लोरोफॉर्म की हल्की सी बू ज़ोया के आसाब पर सवार हो रही थी। डॉक्टर अरहम शाह, जो अब मुकम्मल सर्जिकल गाउन और मास्क में मलबूस थे, किसी जाहो जलाल वाले बादशाह से कम नहीं लग रहे थे। उनकी गहरी आंखें ज़ोया की हर हरकत का बगौर जायज़ा ले रही थीं। डॉक्टर ज़ोया, अगर आपका धड़कता हुआ दिल थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए तो क्या हम इस अपेंडिक्स पर तवज्जो दे सकते हैं? अरहम की आवाज़ में वही मखसूस तंज था। ज़ोया ने एक गहरा सांस लिया और संभल कर खड़ी हो गई। जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सर्जरी शुरू हुई। अरहम के हाथ किसी माहिर फनकार की तरह चल रहे थे। ज़ोया हैरान थी कि जो इंसान बाहर इतना तल्ख था, वो ऑपरेशन टेबल पर कितना पुरसुकून और मेहरबान हो सकता है। अचानक मरीज़ा की बीपी मॉनिटर ने खतरनाक सायरन बजाना शुरू कर दिया। फ़िज़ा में तनाव फैल गया। एनेस्थीसिया चेक करें, ज़ोया फ़ौरन सेक्शन पकड़ें और यहाँ से क्लियर करें, जल्दी। अरहम का लहजा अब कमांडर जैसा था। ज़ोया ने तेज़ी से काम शुरू किया, लेकिन घबराहट में उसका पाँव फर्श पर मौजूद एक तार से उलझा और वो सीधी डॉक्टर अरहम के कंधे से जा टकराई। एक लम्हे के लिए अरहम का हाथ रुका और उनकी आंखें ज़ोया की खौफजदा आंखों से मिली। अगर आपने मुझे गिराने का इरादा कर ही लिया है तो बराहे करम सर्जरी के बाद का वक्त तय कर लें। अभी ये लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, अरहम ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। ज़ोया ने शर्मिंदगी से फौरन खुद को संभाला। अगले 10 मिनट खामोशी और अनथक मेहनत के थे। अरहम की महारत और ज़ोया की बरवक्त मदद ने मरीज़ा को खतरे से बाहर निकाल लिया। जब वो बाहर निकले तो ज़ोया के चेहरे पर कामयाबी की खुशी थी, लेकिन अरहम अब भी वैसे ही सपाट चेहरे के साथ चल रहे थे। सर, वो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा हैंडल किया, ज़ोया ने हिम्मत जमा करके कहा। अरहम रुके और उसकी तरफ मुड़े। उनके लबों पर एक हल्की सी, तकरीबन नामहसूस मुस्कुराहट आई। आपकी कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी डॉक्टर ज़ोया, लेकिन अगली बार मेरे कंधे पर गिरने के बजाय मरीज की फाइल पर गिरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जाइए और मेल वार्ड में उस चाचा जी का मुआयना कीजिए जो पिछले 1 घंटे से आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी दी हुई दवा से ज़्यादा आपकी बातें असर करती हैं। ज़ोया का चेहरा सुर्ख हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये तारीफ थी या तंज। वो तेजी से वार्ड की तरफ भागी, जबकि अरहम उसे दूर से जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में पहली बार एक दिलचस्प चमक उभरी। कराची की तपती दोपहर में अस्पताल का कैफेटेरिया डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की पनाहगाह बना हुआ था। ज़ोया, जो सुबह से 3 इमरजेंसी केसेस और एक लंबी राउंड ड्यूटी से फारिग हुई थी, अब एक कोने में बैठी अपनी ठंडी होती चाय को हसरत से देख रही थी। उसकी सफ़ेद कोट पर जा बजा बेटाडीन के दाग उसकी सख्त मेहनत की गवाही दे रहे थे। डॉक्टर ज़ोया, अगर आप इस चाय को इसी तरह देखती रहीं तो अंदेशा है कि ये जम जाएगी। वही जानी पहचानी पाटदार आवाज़ गूंजी।
زویا نے چونک کر دیکھا۔ ڈاکٹر ارحم شاہ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں ہاتھ میں کافی کا مگ لیے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو رہے تھے۔ زویا نے بوکھلا کر سیدھے ہونے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس کا چمچ پلیٹ سے ٹکرا کر فرش پر جا گرا۔ سر، آپ یہاں؟ میرا مطلب ہے آپ تو عام طور پر جونیئرز کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، زویا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا۔ ارحم نے ایک گھونٹ بھرا اور شرارت سے اسے دیکھا۔ آج کے آپریشن کے بعد مجھے لگا کہ شاید آپ کو میری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ویسے سنا ہے بیڈ نمبر 12 والے مریض نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرنی بیٹا بہت پیاری باتیں کرتی ہے۔ زویا کا چہرہ ایک دم انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ سر، وہ تو بس بزرگ ہیں، اس لیے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے تو بس ان کا بلڈ پریشر چیک کیا تھا اور تھوڑی ہمت بندھائی تھی۔ ہمت بندھانا اچھی بات ہے، لیکن ڈاکٹر بنے رشتے کرانے والی ماسی نہیں، اور ہم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ابھی زویا کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے وارڈ بوائے کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہارٹ پیشنٹ مسٹر کمال، ان کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے، پلیز جلدی آئیں۔ زویا کی تھکن ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ وہ اور ارحم ایک ساتھ کرسیوں سے اٹھے اور وارڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں ارحم نے چلتے چلتے ہدایات دینا شروع کی۔ زویا، گھبرانا نہیں ہے، سی پی آر کے لیے تیار رہو، میں ڈی فیبریلیٹر سنبھالتا ہوں۔ وارڈ میں پہنچتے ہی منظر بدل گیا۔ مریض کی نبض ڈوب رہی تھی۔ ارحم نے پوری قوت سے کوشش شروع کی، جبکہ زویا پسینے میں شرابور مریض کے سینے پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ 10 منٹ تک زندگی اور موت کی جنگ جاری رہی۔ مانیٹر پر لکیر بالکل سیدھی ہو چکی تھی، لیکن زویا نے ہار نہیں مانی۔ زویا، چھوڑ دو، وہ جا چکا ہے، ارحم نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں سر، ایک بار اور۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہاتھوں میں عزم۔ اس نے ایک آخری بار پوری جان لگا کر دباؤ ڈالا۔ اچانک مانیٹر پر ایک ہلکی سی لرزش ہوئی اور پھر بیپ کی آواز گونجی۔ نبض واپس آ چکی تھی۔ ارحم نے حیرت اور ستائش سے زویا کو دیکھا۔ اس نے ماسک اتارا اور گہرا سانس لیا۔ ویل ڈن ڈاکٹر زویا، آج آپ نے واقعی ایک معجزہ کر دکھایا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے اور ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں میں اس بار طنز نہیں، بلکہ ایک ایسی اپنائیت تھی جس نے زویا کے دل کی دھڑکن کو مریض کی دھڑکن سے بھی تیز کر دیا تھا۔ شہر کی اس خاموش رات میں، جب جناح ہسپتال کی راہداریاں مدھم روشنیوں میں ڈوبی ہوئی تھیں، نائٹ ڈیوٹی کا اپنا ہی ایک سحر ہوتا ہے، جہاں زندگی کی گہما گہمی تھم جاتی ہے اور صرف مانیٹرز کی بیپ سنائی دیتی ہے۔ زویا ڈیوٹی روسٹر چیک کر رہی تھی کہ اسے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ارحم شاہ کھڑے نظر آئے۔ وہ خلاف معمول کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر زویا، نائٹ شفٹ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ نیند میں چلنے کی عادی نہیں ہیں؟ ارحم نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ زویا نے اپنی فائل سنبھالی۔ جی نہیں سر، میں نے 3 کپ کڑک چائے پی رکھی ہے۔ ویسے آپ اب تک گھر نہیں گئے؟ آپ کی شفٹ تو 2 گھنٹے پہلے ختم ہو چکی تھی۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں زویا، جن کی فائل بند کر کے بھی ذہن بند نہیں ہوتا۔ ارحم کی آواز میں پہلی بار ایک گہری سنجیدگی تھی۔ بیڈ نمبر 6 والی بچی، اس کی سرجری کل صبح ہے، میں بس اسی کی رپورٹس دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ زویا کو ارحم کی اس پیشہ ورانہ ہمدردی نے متاثر کیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ واک کرتے ہوئے ہسپتال کے لان کی طرف نکل آئے۔ کراچی کی سمندری ہوا نے ماحول میں ایک عجیب سی تازگی بھر دی تھی۔ سر، آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے، جونیئرز آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ زویا نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ارحم رکا اور ایک گہرا سانس لیا۔ ڈر ضروری ہے زویا، اس پیشے میں ایک چھوٹی سی غلطی کسی کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جونیئر ہسپتال کو پکنک پوائنٹ سمجھے، لیکن وہ رکا اور زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے اس سختی کو نرمی میں بدلنا جانتے ہیں، جیسے تم نے آج اس مریض کی جان بچائی۔ زویا کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ارحم نے اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ہسپتال کے اندر سے شور بلند ہوا۔ ایک اسٹریچر تیزی سے اندر لایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ایکسیڈنٹ کا کیس ہے، ملٹیپل فریکچرز اور انٹرنل بلیڈنگ۔ پیرامیڈیکل سٹاف چیخ رہا تھا۔ ارحم اور زویا فوراً اپنی تھکن بھول کر ایکشن میں آ گئے۔ اگلے 3 گھنٹے کسی جنگ سے کم نہیں تھے، خون، آلات جراحی اور زندگی بچانے کی جدوجہد۔ زویا ارحم کے اشاروں کو ایسے سمجھ رہی تھی جیسے وہ برسوں سے ایک ساتھ کام کر رہے ہوں۔ جب مریض کی حالت مستحکم ہوئی تو فجر کی آذانیں گونج رہی تھیں۔ وارڈ سے باہر نکلتے ہوئے زویا کے ہاتھ تھکن سے کانپ رہے تھے۔ ارحم نے خاموشی سے اپنا گرم کافی کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ پی لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور ہاں، تمہارے ماتھے پر بیٹاڈین کا داغ لگا ہوا ہے، جو تمہارے اس جھمکے سے زیادہ جچ رہا ہے، ارحم نے شرارت سے کہا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی، ماتھے پر ہاتھ لگایا اور مسکرا دی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس ہسپتال کی سخت ڈیوٹی اب اسے بوجھ نہیں بلکہ ایک حسین خواب لگ رہی ہے۔ ہسپتال کی فضا میں فینول کی بو کے ساتھ ساتھ گجروں کی بھینی بھینی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔
वार्ड नंबर 7 के एक जूनियर डॉक्टर की शादी की खुशी में एक छोटी सी तकरीब अस्पताल के लॉन में रखी गई थी। जोया ने आज सफ़ेद कोट के नीचे एक सादा मगर पुरवकार फिरोजी रंग का जोड़ा जेब तन कर रखा था, जो उसकी रंगत पर खूब जच रहा था। डॉक्टर जोया, क्या आपका इरादा आज तमाम मरीजों का ब्लड प्रेशर अपनी इस जुल्फ़े परेशा से बढ़ाने का है? वही शनासा आवाज़ आई, मगर इस बार इसमें काट नहीं बल्कि एक अजीब सी चाशनी थी। जोया ने मुड़कर देखा तो साकित रह गई। डॉक्टर अरहम शाह सफ़ेद शलवार कमीज और स्याह वास्कट में किसी मेडिकल जर्नल के सरवरक से निकले हुए मॉडल लग रहे थे। उनके बालों की तरतीब आज हमेशा से ज़्यादा नफासत से बनी हुई थी। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि आप ऐसी गैर संजीदा तकरीबात में नहीं आते। जोया ने अपनी धड़कनों को काबू पाने की नाकाम कोशिश की। अरहम ने एक प्लेट में कबाब रखते हुए इसे थमाई। कुछ रवाज तोड़ने पड़ते हैं, खासतौर पर जब कोई जूनियर इतनी मेहनत से तैयार होकर मसीहाई के बजाय रानाई बिखेर रहा हो। अभी वो दोनों एक मेज पर बैठे ही थे कि अचानक एक शोर मचा। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी, पार्किंग लॉट में किसी को दिल का दौरा पड़ा है। एक सेकंड में मंजर बदल गया। अरहम के वास्कट के बटन खुले और वो किसी उकाब की तरह भागे। जोया ने अपना दुपट्टा संभाला और उनके पीछे दौड़ी। जमीन पर एक अधेड़ उम्र शख्स गिरा हुआ था, जिसका चेहरा नीला पड़ रहा था। अरहम ने फौरन उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना शुरू की। जोया, बैग से एपिनेफ्रिन निकालो और एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी। अरहम की आवाज़ में वही पुराना कमांडर लौट आया था। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। अरहम घुटनों के बल जमीन पर बैठे मरीज का सीना दबा रहे थे, जबकि जोया पसीने में शराबूर इनकी मदद कर रही थी। इस भाग दौड़ में जोया का एक झुमका टूटकर जमीन पर गिर गया, मगर उसे खबर तक न हुई। जब मरीज की सांसें बहाल हुईं और उसे स्ट्रेचर पर लाद कर अंदर ले जाया गया, तब कहीं जाकर दोनों ने सुक्का सांस लिया। अरहम ने जमीन से वो टूटा हुआ झुमका उठाया और जोया की तरफ देखा, जो थकन से हाँप रही थी। तुम्हारा नुकसान हो गया डॉक्टर जोया। जोया ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। किसी की जिंदगी बचाने के सामने एक झुमके की क्या औकात है सर। अरहम की आंखों में सताइश की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने वो झुमका अपनी वास्केट की जेब में रख लिया। ये मैं अपने पास बतौर कर्ज रख रहा हूँ, और याद रखना, अरहम शाह अपना कर्ज हमेशा सूद समेत वापस करता है। जोया के दिल में एक ऐसी हलचल मची कि उसे लगा जैसे उसे खुद किसी माहिर अमराज़े कल्ब की ज़रूरत पड़ने वाली है। कराची के एक दूर उफ्तादा मुज़ाफ़ाती इलाके में एक फ्री मेडिकल कैंप लगा था। अरहम ने जोया को इस कैंप के लिए अपनी टीम में शामिल किया था, जो जोया के लिए किसी सरप्राइज से कम न था। वहाँ की गहमा गहमी हस्पताल के एयर कंडीशनिंग वाले वार्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गर्दो गुबार, गरीब मरीजों का हुजूम और महदूद वसाइल। डॉक्टर जोया, यहाँ आपको स्टेथोस्कोप से ज़्यादा अपने सब्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अरहम ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। वो आज नीले रंग की चेक शर्ट में बहुत पुरएतमाद लग रहे थे। जोया ने मुस्कुराकर एक छोटे बच्चे का मुआयना शुरू किया। सर, आप फिक्र ना करें, मैं कराची की लड़की हूँ, धूल मिट्टी से नहीं डरती। दिन भर वो दोनों शाना बशाना काम करते रहे। जोया ने देखा कि अरहम कितना बदल गया था। वो बूढ़े मरीजों की बातें इतने गौर से सुन रहे थे जैसे वो इनके अपने घर के बुजुर्ग हों। एक लम्हे के लिए जोया की नज़र अरहम पर पड़ी, जो एक छोटी सी बच्ची को इंजेक्शन लगाने के बाद उसे टॉफ़ी देकर बहला रहे थे। कितने चेहरे हैं आपके डॉक्टर अरहम? जोया ने वक्फे के दौरान चाय पीते हुए पूछा। अरहम ने उसे एक गहरी नज़र से देखा। इंसान हालात के मुताबिक ढल जाता है जोया। हस्पताल में डिसिप्लिन ज़रूरी है और यहाँ हमदर्दी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली। तुम्हारा कर्ज। जोया ने हैरत से डिबिया खोली। अंदर वही टूटा हुआ झुमका था, मगर अब वो मुरम्मत हो चुका था और उसमें एक छोटा सा हीरा जड़ा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। सर, ये तो बहुत खूबसूरत है, पर इस हीरे की क्या ज़रूरत थी? जोया की आवाज़ धीमी हो गई। अरहम ने कुर्सी उसके करीब की। मैंने कहा था ना कि मैं सूद समेत वापस करता हूँ। ये हीरा तुम्हारी उस हिम्मत की अलामत है जो तुमने उस रात मरीज की जान बचाते हुए दिखाई थी। अभी वो दोनों इस खूबसूरत लम्हे में खोए ही थे कि एक खातून रोती हुई आई। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लें, उसे सांप ने डसा है। अरहम और जोया फौरन एक्शन में आ गए। इमरजेंसी किट खोली गई, लेकिन वहाँ एंटी वेनम ख़त्म हो चुका था। अरहम का चेहरा सपाट हो गया। जोया, यहाँ से करीब तरीन हस्पताल 20 किलोमीटर दूर है। हमें इसे अपनी गाड़ी में ले जाना होगा।
راستے بھر زویا بچی کا ہاتھ تھامے اسے مسلسل آکسیجن دے رہی تھی اور ارہم گاڑی کو کسی پروفیشنل ریسر کی طرح بھگا رہے تھے۔ زویا نے دیکھا کہ ارہم کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ بار بار ریئر ویو مرر سے زویا کو دیکھ کر اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے اور بچی کو طبی امداد ملی تو زویا وہیں کوریڈور میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ ارہم اس کے پاس آئے اور خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ایک بہترین ڈاکٹر بن رہی ہو زویا۔ اس ایک جملے نے زویا کی تمام تھکن مٹا دی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک جونیئر ڈاکٹر نہیں بلکہ ارہم کے دل کی دھڑکنوں میں بھی اپنا مقام بنا رہی ہے۔ جناح ہسپتال کے کیفیٹیریا میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ زویا اپنے راؤنڈ سے فارغ ہو کر ابھی نرسنگ اسٹیشن پر فائلیں درست کر ہی رہی تھی کہ ایک جانی پہچانی آواز نے اسے پکارا، زویا، یقین نہیں آتا کہ تم یہاں ہو۔ زویا نے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک وسیع مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دانیال تھا، اس کا میڈیکل کالج کا بہترین دوست اور ہم جماعت، جو اب انگلینڈ سے کارڈیاک سرجری کی خصوصی تربیت لے کر بطور وزٹنگ کنسلٹنٹ واپس آیا تھا۔ دانیال، تم یہاں کب آئے؟ زویا نے جوش سے پوچھا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف ہی تھے کہ ڈاکٹر ارہم شاہ راہداری سے گزرے۔ ان کی نظر ہنستی مسکراتی زویا اور اس کے سامنے کھڑے اس خوش شکل جدید لباس میں ملبوس ڈاکٹر پر پڑی۔ ارہم کے قدم وہیں رک گئے اور ان کے ماتھے پر ایک شکن ابھری۔ ڈاکٹر زویا، کیا وارڈ نمبر 8 کے مریضوں نے آج چھٹی لے لی ہے جو آپ یہاں گپ شپ میں مصروف ہیں؟ ارہم کی آواز میں وہی پرانی تلخی تھی، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی بے چینی بھی شامل تھی۔ زویا نے بوکھلا کر تعارف کرایا، سر، یہ ڈاکٹر دانیال ہیں، میرے کلاس فیلو۔ دانیال، یہ ڈاکٹر ارہم شاہ ہیں، ہمارے سینئر رجسٹرار۔ دانیال نے بڑے تپاک سے ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر ارہم۔ زویا اکثر آپ کی سختی کا ذکر کرتی تھی، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ اتنے ینگ ہیں۔ ارہم نے رسمی طور پر ہاتھ ملایا، لیکن ان کی نظریں زویا کے چہرے پر جمی تھیں۔ ینگ ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا ڈاکٹر دانیال، یہاں صرف کام میٹر کرتا ہے۔ زویا، میرے کیبن میں آئے، ہمیں اگلے کیس کی ڈسکشن کرنی ہے۔ کیبن کے اندر کی فضا بوجھل تھی۔ ارہم خاموشی سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہے تھے، جبکہ زویا سامنے کھڑی ان کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، آپ ناراض ہیں؟ زویا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارہم نے قلم میز پر پٹک دیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے کتنے کلاس فیلوز باہر سے آ رہے ہیں، لیکن ہسپتال کے ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، وہ جھمکا، اگر آپ اسے پہننا بھول گئی ہیں تو میں واپس لے سکتا ہوں۔ زویا نے بے اختیار اپنے کانوں کو چھوا جہاں وہ ہیرا جڑا جھمکا چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ڈاکٹر ارہم شاہ کو حسد ہو رہا ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی اور شرارت سے کہا، سر، دانیال کہہ رہا تھا کہ یہ جھمکا مجھ پر بہت جچ رہا ہے۔ ارہم کے چہرے کا رنگ بدلا، انہوں نے فائل بند کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے کہیں کہ اپنی کارڈیاک سرجری پر توجہ دے، آپ کے زیورات پر نہیں۔ اب جائیے، ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے اور اس بار میں چاہتا ہوں کہ آپ لیڈ کریں۔ زویا باہر نکلی تو اس کا بل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر ارہم شاہ کے سخت سینے کے اندر ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو اب صرف طب کے اصولوں پر نہیں بلکہ اس کی توجہ پر بھی دھڑکتا ہے۔ ہسپتال کے کانفرنس روم میں تناؤ اپنی انتہا پر تھا۔ ایک پیچیدہ کیس سامنے تھا، ایک بزرگ مریض جس کے دل کی شریانیں بھی بند تھیں اور گردے بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ارہم شاہ، جو اپنی روایتی احتیاط کے لیے مشہور تھے، ادویات اور چھوٹے پروسیجر کے حق میں تھے، جبکہ ڈاکٹر دانیال اپنی نئی ولایتی تکنیک سے فوری سرجری پر زور دے رہا تھا۔ سرجری اس وقت خودکشی ہوگی دانیال، مریض کا جسم اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ ارہم کی آواز میں ایک کھردرا پن تھا۔ دانیال نے کرسی کی پشت سے کیک لگائی۔ ڈاکٹر ارہم، اگر ہم نے ابھی رسک نہ لیا تو وہ ویسے بھی نہیں بچیں گے۔ جدید میڈیکل سائنس پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں سکھاتی۔ زویا، تم کیا کہتی ہو؟ تم نے تو میرے ساتھ لندن کے کیسز پڑھے ہیں۔ اچانک سب کی نظریں زویا پر جمی تھیں۔ ایک طرف اس کا پرانا دوست تھا اور دوسری طرف وہ شخص جس کی خاموش محبت اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکی تھی۔ زویا نے فائل کا بغور مطالعہ کیا اور پھر ارہم کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا انتظار تھا۔ سر، دانیال کی تکنیک جدید ضرور ہے، لیکن مریض کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اسے اینستھیزیا سے الرجی ہے۔ اگر ہم نے سرجری کی تو وہ ٹیبل پر ہی دم توڑ دے گا۔ زویا نے مضبوط آواز میں کہا، میں ڈاکٹر ارہم کے فیصلے سے اتفاق کرتی ہوں، ہمیں پہلے اسے مستحکم کرنا چاہیے۔ ارہم کے چہرے پر ایک فاتحانہ نہیں بلکہ سکون کی لہر دوڑی۔ دانیال نے کندھے اچکائے اور باہر نکل گیا، لیکن ارہم وہیں رکے رہے۔ تم نے میرا ساتھ کیوں دیا؟ صرف اس لیے کہ میں سینئر ہوں؟ ارہم نے قریب آ کر پوچھا۔ زویا نے مسکرا کر اپنی فائل سمیٹی۔ نہیں سر، اس لیے کہ آپ مسیحا ہیں اور وہ صرف ایک سرجن۔
آپ زندگی بچانا چاہتے ہیں اور وہ صرف اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہے۔ ارحم نے پہلی بار زویا کا ہاتھ ہلکے سے تھاما۔ شکریہ زویا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف میری جونیئر نہیں، میری طاقت بھی ہو۔ اسی شام جب زویا اپنی شفٹ ختم کر کے پارکنگ کی طرف جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ارحم اس کی گاڑی کے پاس کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی ہیرا جڑا جھمکا تھا جو صبح اس نے جان بوجھ کر نہیں پہنا تھا۔ یہ گرا ہوا نہیں تھا، تم اسے میز پر چھوڑائی تھی۔ اسے پہنو کیونکہ دانیال صحیح کہتا تھا، یہ تم پر بہت جچتا ہے، ارحم نے شرارت سے کہا اور خود اسے پہنانے کے لیے آگے بڑھے۔ کراچی کی سمندری ہوا ان کے گرد رقص کر رہی تھی اور زویا کو لگا جیسے ہسپتال کی وہ بوجھل فضا آج گلابوں کی خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ کراچی کی ایک بوجھل اور سرمئی دوپہر میں سمندر کی طرف سے آنے والی کالی گھٹاؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جناح ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں معمول کی چہل پہل تھی کہ اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجے اور پورا ہسپتال ایک عجیب سی افراتفری کی زد میں آ گیا۔ ڈاکٹر ارحم، الرٹ ہو جائے، شہر میں ہنگامہ آرائی کے بعد زخمیوں کی بڑی تعداد لائی جا رہی ہے۔ ہسپتال کے سیکیورٹی چیف نے وائرلیس پر پیغام دیا۔ ارحم نے فوراً زویا کی طرف دیکھا جو ایک چھوٹے بچے کی پٹی کر رہی تھی۔ زویا، مین گیٹ لاک کروا دیں اور صرف ایمرجنسی کیسز کو اندر آنے دیں۔ سٹاف کو کہیں کہ پینک نہ کریں۔ ابھی ارحم کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ ایک مشتعل ہجوم ہسپتال کے اندر گھس آیا۔ وہ اپنے زخمی ساتھیوں کے لیے فوری علاج کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فضا نعروں اور چیخوں پکار سے بھر گئی۔ زویا نے دیکھا کہ چند نقاب پوش افراد ارحم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لوہے کی سلاخیں تھیں۔ آپ لوگ پیچھے ہٹیں، یہ ہسپتال ہے، یہاں سب کا علاج ہو رہا ہے، ارحم نے ڈھال بن کر زویا اور دیگر نرسوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ ہمیں ہمارا بندہ چاہیے ورنہ ہم اس جگہ کو آگ لگا دیں گے۔ ایک شخص نے ارحم کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ زویا کا دل حلق میں آ گیا، اس نے بنا سوچے سمجھے قریب پڑا ہوا ایک بھاری میڈیکل ٹرے اٹھایا اور ان کے درمیان آ گئی۔ خبردار جو ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ لگایا، ہم یہاں آپ کے لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں اور آپ ہمیں ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ زویا کی اس جرت پر ارحم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسی اثنا میں پولیس نے مداخلت کی اور ہجوم کو پیچھے دھکیلا، لیکن بھگدڑ میں ایک گولی چلی جو شیشے کے دروازے کو توڑتی ہوئی گزری۔ ارحم نے تیزی سے زویا کو فرش پر گرایا اور اس کے اوپر جھک گئے تاکہ اسے شیشے کے ٹکڑوں سے بچا سکیں۔ کچھ دیر کے لیے وقت تھم گیا۔ زویا کو صرف ارحم کے دل کی تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ارحم کے بازو پر شیشے کا ایک ٹکڑا لگا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، مگر ان کی توجہ صرف زویا پر تھی۔ تم پاگل ہو؟ تم ان کے سامنے کیوں آئیں؟ ارحم نے دبی دبی آواز میں غصے اور فکر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے ارحم کا زخمی بازو دیکھا۔ میں آپ کو کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی سر۔ ارحم کی آنکھوں میں پہلی بار وہ اعتراف جھلکا جو وہ اب تک لفظوں میں نہیں لا سکے تھے۔ انہوں نے زویا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آج کے بعد ایسا رسک مت لینا، میری جان اتنی قیمتی نہیں جتنی تمہاری حفاظت ہے۔ باہر می برسنا شروع ہو گیا تھا جیسے کراچی کی تپش کو ٹھنڈا کر رہا ہو۔ ارحم اور زویا خون اور آنسوؤں کے درمیان ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ ایک خنک رات میں ہسپتال کی چھت پر تارے چمک رہے تھے، لیکن زویا کے دل میں اندیشوں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ارحم کا بازو زخمی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے جو تشویش تھی وہ کسی مرہم سے کم نہ تھی۔ آپ گھر کیوں نہیں جا رہے سر؟ رات بہت ہو گئی ہے، زویا نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ ارحم نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی باسکٹ کی جیب سے ایک دعوت نامہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ گھر جانے کا راستہ اب تھوڑا کٹھن ہو گیا ہے زویا، امی نے میری منگنی طے کر دی ہے، اگلے ہفتے وہ لوگ کراچی آ رہے ہیں۔ زویا کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بی پٹیشن کی فائل فرش پر جا گری۔ منگنی؟ لیکن آپ نے تو… میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، ارحم نے تلخی سے بات کاٹی۔ خاندان کی روایت ہے، جائیداد اور خون کے رشتے۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، ڈاکٹر مائرہ، لندن سے پڑھ کر آئی ہے۔ زویا نے اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے آنسوؤں کو سختی سے روکا۔ مبارک ہو سر، وہ تو آپ کے لیے ایک بہترین میچ ہوں گی، دونوں ڈاکٹرز، دونوں امیر۔ ارحم زویا کے قریب آیا، اس کے آنکھوں میں غصہ اور بے بسی ایک ساتھ تھیں۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ مبارک بات کی بات ہے؟ زویا، میں نے تمہیں اس لیے یہاں نہیں روکا تھا کہ تم مجھے کسی اور کے نام کی مبارکباد دو۔ اسی لمحے ایمرجنسی وارڈ سے ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ ڈاکٹر ارحم، بیڈ نمبر 10، وہ جو ہنگامے میں زخمی ہوئے تھے، ان کی حالت بگڑ رہی ہے، انہیں فوری طور پر وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، لیکن سپلائی میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے۔ جذباتی طوفان ایک طرف رہ گیا اور پیشہ ورانہ فرض غالب آ گیا۔ ارحم اور زویا ایک بار پھر نیچے کی طرف دوڑے۔ وارڈ میں پہنچ کر دیکھا تو مریض کا دم گھٹ رہا تھا، آکسیجن سلنڈر کا والو جام ہو چکا تھا۔ زویا، رینچ لاؤ، جلدی! ارحم نے پوری قوت سے والو کھولنے کی کوشش کی، جس سے ان کے زخمی بازو سے دوبارہ خون رسنے لگا۔ زویا نے دیکھا کہ ارحم کا چہرہ درد سے سفید پڑ رہا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہے تھے۔ زویا نے آگے بڑھ کر ارحم کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور دونوں نے مل کر پوری طاقت لگائی۔
एक जोरदार आवाज के साथ वॉल्व खुल गया और मरीज को जिंदगी बख्शने वाली ऑक्सीजन मिलने लगी। जब सब कुछ संभल गया तो अरहम ने अपना लहू रंग बाजू देखा और फिर जोया को। देखा तुमने, हम जब मिलकर काम करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। क्या तुम वाकई मुझे इस रवायत के हवाले कर दोगी? जोया ने धड़कते दिल के साथ अरहम की तरफ देखा। कराची की रात अब इतनी खामोश नहीं थी, उसमें एक खामोश बगावत की आहट सुनाई दे रही थी। जिनाह अस्पताल के कॉरिडोर्स में एक नई सनसनी फैली। डॉक्टर मायरा, जो अरहम की मंगेतर और लंदन की पलटी हुई एक मगरूर ब्यूटी थी, बतौर विजिटिंग कंसल्टेंट अस्पताल पहुंच चुकी थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अस्पताल की जूनियर डॉक्टर्स को अपनी मुलाजमा समझती हो। तो तुम हो वो डॉक्टर जोया? मायरा ने नर्सिंग स्टेशन पर रुककर जोया को ऊपर से नीचे तक देखा। अरहम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी सादा हो। जोया ने अपनी फाइल मजबूती से पकड़ी। जी, सादगी में ही सुकून है डॉक्टर मायरा। वैसे सर अरहम इस वक्त राउंड पर हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो इंतज़ार करना होगा। मायरा ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपने बालों को झटका। इंतज़ार? मैं अरहम शाह के लिए कभी इंतज़ार नहीं करती, वो खुद मेरे पास आते हैं। उसी लम्हे अरहम वहाँ नमूदार हुए। उन्हें देखकर मायरा ने फौरन उनका बाजू थाम लिया। अरहम की नज़रें जोया के चेहरे पर जम गईं, जहाँ दुख और ज़ब्त की एक अजीब जंग जारी थी। अरहम ने आहिस्ता से अपना बाजू मायरा की गिरफ्त से छुड़ाया। मायरा, ये अस्पताल है, मेरा ख्याल है हमें अपने प्रोफेशनल रवैये पर तवज्जो देनी चाहिए। जोया, आप बेड नंबर 14 के मरीज़ का चेकअप करें, मैं मायरा को उनका कैबिन दिखाकर आता हूँ। जोया खामोशी से पलट गई, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो पूरा दिन अस्पताल में ऐसे गुजरा जैसे जोया के लिए कोई कड़ी सज़ा हो। मायरा ने जानबूझकर जोया को ऐसे मुश्किल केसेस दिए जहां मरीज के रिश्तेदार शोर मचा रहे थे। शाम के वक्त जब जोया थकी हारी इमरजेंसी से निकल रही थी, मायरा ने उसे रास्ते में रोक लिया। देखो जोया, अरहम मेरा है और हमेशा रहेगा। तुम जैसे जूनियर्स को सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जोया ने गहरा सांस लिया और मायरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, डॉक्टर मायरा, रिश्ते औकात से नहीं एहसास से बनते हैं, और एहसास छुपाने से नहीं छुपता। अभी मायरा गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि वार्ड से शोर बुलंद हुआ। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी, एक बच्चा दम तोड़ रहा है। जोया और मायरा दोनों भागी। बच्चा नीला पड़ रहा था, उसके गले में कुछ फंस गया था। मायरा घबरा गई, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज रखती थी, लेकिन जोया ने फौरन हैमलेट मैन्यूवर शुरू कर दिया। अरहम भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि मायरा पीछे हट रही है, जबकि जोया पूरी जान लगाकर बच्चे की सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही है। एक जोरदार खांसी के साथ बच्चे के गले से सिक्का बाहर निकला। बच्चे की मां जोया के हाथ चूमने लगी। अरहम ने मायरा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खिफ़्त थी, और फिर जोया की तरफ, जिसके चेहरे पर एक फातिहाना मसीहाई चमक रही थी। अरहम जोया के करीब आए। तुमने आज फिर साबित कर दिया जोया कि मरहम लगाने वाला हाथ कितना ही सादा क्यों न हो, उसकी तासीर सबसे ज्यादा होती है। मायरा गुस्से से तिलमिलाकर वहां से चली गई, जबकि अरहम और जोया के दरमियान का वो खामोश रिश्ता आज एक नई मजबूती इख्तियार कर चुका था। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में गैर मामूली चहल पहल थी। डॉक्टर मायरा ने अपनी चाल चल दी थी। उसने अरहम की वालिदा बेगम सरवट शाह को ब्लड प्रेशर चेक करवाने के बहाने अस्पताल बुला लिया था, ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि अरहम का झुकाव किस जूनियर डॉक्टर की तरफ है। बेगम सरवट, जो अपने खानदानी वक़ार और रौबदार शख्सियत के लिए जानी जाती थी, अरहम के कैबिन में बैठी मायरा से बातें कर रही थी कि अचानक शोर मचा। डॉक्टर साहिबा, वार्ड नंबर 3 में एक मरीज़ा आपे से बाहर हो रही है, वो किसी को करीब नहीं आने दे रही, एक नर्स ने हाँफते हुए बताया। मायरा ने मौका गनीमत जाना। खाला जान, आप भी चलें, देखें हमारे अस्पताल में कैसे कैसे अजीब लोग आते हैं। जोया वहाँ ड्यूटी पर है, देखते हैं वो कैसे हैंडल करती है। जब वो वार्ड में पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ी खातून, जो जहनी दबाव का शिकार थी, हाथ में सिरिंज पकड़े सबको डरा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो मजीद मुश्ताइल हो रही थी। जोया वहां पहुंची, उसने गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया और बहुत सुकून से जमीन पर बैठ गई। अम्मा, आपको पता है, आपकी आंखें बिल्कुल मेरी नानी जैसी हैं। जोया ने इतनी नरमी से कहा कि वो खातून एक लम्हे को रुक गई। आपको डर लग रहा है ना? मुझे भी लगता है जब अरहम सर मुझे डांटते हैं। बेगम सरवत, जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, जोया के लहजे की मिठास और उसकी हिकमत अमली पर हैरान रह गईं। जोया ने बातों बातों में उस खातून का हाथ थामा और बड़ी महारत से सिरिंज उसके हाथ से निकालकर नर्स को पकड़ा दी। अगले ही लम्हे वो खातून जोया के गले लगकर रोने लगी। अरहम भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी वालिदा को वहां देखकर हैरत का इजहार किया। अम्मी, आप यहाँ?
बेगम सरवत ने जोया को देखा जो अब उस खातून को पानी पिला रही थी। अरहम, मायरा तो कह रही थी कि तुम्हारे जूनियर सिर्फ वक्त जाया करते हैं, लेकिन इस लड़की में तो कमाल का सब्र है। मायरा का चेहरा फक हो गया। खालाजान, ये तो बस इत्तेफाक था। असल काम तो सर्जरी और नॉलेज है जो जोया के पास। असल काम इंसानियत है मायरा, जो किताबों से नहीं आती, बेगम सरवत ने दो टोक अंदाज में कहा। उन्होंने जोया को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जोया ने घबराकर अरहम को देखा और फिर सर झुकाकर जवाब दिया, जी जोया रहमान। बेगम सरवत ने उसके सर पर हाथ रखा। बहुत जीते रहो अरहम, मुझे लगता है कि तुम्हारी पसंद इतनी भी बुरी नहीं जितनी मायरा बता रही थी। अरहम के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। मायरा गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से निकल गई, जबकि जोया को महसूस हुआ कि उसकी और अरहम के दरमियान हायल सबसे बड़ी दीवार में पहली दरार पड़ चुकी है। कराची की इस तपती दोपहर में जोया को ठंडी हवा का एक झोंका छू कर गुजरा था। डॉक्टर मायरा ने अब अपनी आखिरी और मुहलिक चाल चलने का फैसला कर लिया था। उसने फार्मेसी के रिकॉर्ड रूम में जाकर एक ऐसी दवा की फाइल गायब कर दी जो जोया की निगरानी में एक वीआईपी मरीज को दी जानी थी, और उसकी जगह एक ऐसी दवा की पर्ची रख दी जो उस मरीज के लिए जहर साबित हो सकती थी। जोया, बेड नंबर 7 के मरीज को ये इंजेक्शन फौरन लगाओ, अरहम सर का ऑर्डर है। मायरा ने एक जूनियर नर्स के जरिए पैगाम भिजवाया। जोया, जो पहले ही काम के बोझ से थकी हुई थी, पर्ची लेकर वार्ड की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दवा की शीशी उठाई, उसकी छठी हिस्स ने उसे टोका। ये वही मरीज था जिसकी हिस्ट्री अरहम ने उससे खास तौर पर पढ़ाई थी। रुके, ये दवा तो उस मरीज के लिए खतरनाक हो सकती है। जोया ने खुद से कलाम किया, लेकिन पर्ची पर अरहम के दस्तखत जैसे लगने वाले निशान मौजूद थे। जोया ने फौरन अरहम को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर मसरूफ जा रहा था। इसी दौरान मायरा वहां पहुंच गई। जोया, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? अगर मरीज को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। देखो, अरहम ने खुद लिखा है। जोया ने एक गहरा सांस लिया और मायरा की आंखों में देखा। डॉक्टर मायरा, अरहम सर कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। मैं ये इंजेक्शन तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक मैं खुद उनसे बात न कर लूं। मायरा ने गुस्से से जोया के हाथ से शीशी छीनने की कोशिश की कि इसी लम्हे अरहम वहां पहुंच गए। उनके पीछे अस्पताल के एमएस भी थे। यहाँ क्या हो रहा है? अरहम की आवाज़ गूंजी। अरहम, देखो, तुम्हारी ये जूनियर तुम्हारे ऑर्डर्स मानने से इनकार कर रही है। मायरा ने फौरन पैंतरा अरहम ने वो पर्ची ली और उस पर मौजूद दस्तखत देखे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई जो मायरा के लिए खतरे की घंटी थी। मायरा, ये दस्तखत मेरे नहीं हैं। मैं हमेशा अपने नाम के नीचे एक खास कोड डालता हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, मैंने जोया को सुबह ही इस मरीज की एलर्जी के बारे में नोट लिखवाया था। एमएस ने सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर मायरा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज में आपको रिकॉर्ड रूम में देखा गया है। आपने एक जूनियर डॉक्टर के कैरियर के साथ खेलने की कोशिश की है। मायरा का चेहरा जर्द पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि एमएस ने उसे मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। जब मायरा वहां से निकली तो जोया के हाथ थकन और खौफ से कांप रहे थे। अरहम ने सबके सामने जोया का हाथ थामा। मैंने कहा था ना जोया कि तुम मेरी ताकत हो। आज तुम्हारी पेशावराना दयानत ने न सिर्फ एक जान बचाई बल्कि मुझे भी एक गलत फैसले से बचा लिया। कराची की उस शाम अस्पताल की छत पर खड़े होकर अरहम ने जोया की तरफ देखा। अब कोई मायरा या कोई रिवायत हमारे दरमियान नहीं आएगी। मैं कल ही अम्मी को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। शहर के एक मतवसत मगर बावकार मोहल्ले की एक पुरसुकून गली में डॉक्टर जोया रहमान का छोटा सा घर वाक़ था। जोया के वालिद रिटायर्ड प्रोफेसर रहमान उसूलों के पक्के इंसान थे, जबकि उनकी वालदा एक रिवायती मगर समझदार खातून थीं। जोया बेटा, तुम कह रही हो कि वो तुम्हारा सीनियर डॉक्टर है, लेकिन इतने बड़े ख़ानदान का चश्मो चराग हमारे छोटे से घर में रिश्ता क्यों लाना चाहता है? प्रोफेसर रहमान ने ऐनक ठीक करते हुए तशवीश से पूछा। जोया ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए नज़रें झुका लीं। अब्बू, अरहम सर सिर्फ एक अमीरजादे नहीं हैं, वो एक बहुत मुखलिस इंसान है। उन्होंने हस्पताल में मेरा कदम कदम पर साथ दिया है। अगले ही दिन जिना हस्पताल की पार्किंग में खड़ी महंगी गाड़ियों का रुख जोया के घर की तरफ था। बेगम सरवत शाह और अरहम जब जोया के घर पहुंचे तो मोहल्ले में एक खलबली मच गई। अरहम आज डॉक्टर के सफ़ेद कोट के बजाय एक नफीस सुरमई सूट में मलबूस थे, मगर उनके चेहरे पर वही पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। प्रोफेसर साहब, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। बेगम सरवत ने सोफे पर बैठते ही मुद्दा बयान किया। मैंने जोया को अस्पताल में काम करते देखा है। वो सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी है। प्रोफेसर रहमान ने अरहम की तरफ देखा। बेटा,
ہمارے اور آپ کے معیار زندگی میں بہت فرق ہے. کیا میری بیٹی آپ کے بڑے محل میں ایڈجسٹ کر پائی؟ ارحم نے بڑے ادب سے جواب دیا، سر، ہسپتال میں جب ہم آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں تو وہاں نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب، وہاں صرف زندگی بچانے کا عزم ہوتا ہے. زویا نے میری زندگی بچائی ہے اپنی محبت اور اپنی ہمت سے. میں اسے محل نہیں، ایک ایسا گھر دوں گا جہاں اس کی عزت اس کے عہدے سے زیادہ ہوگی. باتیں ابھی جاری ہی تھیں کہ ارحم کے فون پر ہسپتال سے کال آئی. سر، ایمرجنسی، شہر میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، سینکڑوں زخمی لائے جا رہے ہیں. ایم ایس صاحب نے تمام سٹاف کو فوری طور پر طلب کیا ہے. ایک پل میں رشتے کی باتیں پس منظر میں چلی گئیں. ارحم اور زویا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں ایک ہی پیغام تھا، ابو، ہمیں جانا ہوگا. زویا نے اٹھتے ہوئے کہا. پروفیسر رحمان کی آنکھوں میں فخر کی چمک ابھری. جاؤ بیٹا، انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے ہے. ارحم اور زویا ایک ہی گاڑی میں ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ارحم نے زویا کا ہاتھ تھاما. دیکھا تم نے، ہماری کہانی میں آرام و سکون شاید کم ہو لیکن مقصد بہت بڑا ہے. شہر کی سڑکوں پر ایمبولینسوں کے سائرن گونج رہے تھے اور یہ دونوں مسیحا اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک بار پھر دوسروں کے زخم بھرنے سے کرنے جا رہے تھے. ایک لرزہ خیز منظر نے پورے شہر کو ساکت کر دیا تھا. جناح ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی. ہر طرف خون میں لت پت زخمی، سائرنوں کا شور اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ تھی. ارحم اور زویا جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک نئی زندگی کے خواب بن رہے تھے، اب موت کے جبڑوں سے زندگی چھیننے کی جدوجہد میں مصروف تھے. زویا، بیڈ نمبر 5 سے 8 تک آپ سنبھالیں، میں میجر سرجری کیسز دیکھ رہا ہوں. ارحم نے چلتے چلتے ہدایت دی. ان کا سفید کوٹ اب سرخ دھبوں سے بھر چکا تھا. زویا تندہی سے کام کر رہی تھی کہ اچانک ہسپتال کی عمارت ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھی. معلوم ہوا کہ ہسپتال کے قریب ہی ایک اور پلانٹڈ ڈیوائس پھٹ گئی تھی. کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر اندر گرے اور ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا. ارحم سر، زویا چیخی، لیکن دھوئے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ دیوانہ وار اس طرف بھاگی جہاں ارحم ایک مریض کا معائنہ کر رہے تھے. وہاں پہنچ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. چھت کا ایک بھاری حصہ ارحم کے اوپر گر چکا تھا اور وہ بے ہوش زمین پر پڑے تھے. ان کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا. نہیں ارحم سر، آنکھیں کھولیں. زویا نے روتے ہوئے ملبہ ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی. وارڈ بوائز اور دیگر ڈاکٹرز فوراً مدد کو پہنچے اور ارحم کو وہاں سے نکالا گیا. اب منظر بالکل بدل چکا تھا. وہ ارحم شاہ جو پورے ہسپتال کا سہارا تھے، آج خود سٹریچر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے. زویا کی حالت غیر تھی، لیکن اسے یاد آیا کہ ارحم نے ہمیشہ کیا کہا تھا، جذبات کو سرجری ٹیبل سے باہر چھوڑ کر آؤ. اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کپکپاتے ہاتھوں سے ارحم کا معائنہ شروع کیا. ڈاکٹر دانیال کو بلائیں، ارحم سر کو فوری نیورو سرجری کی ضرورت ہے. اس کی آواز میں ایک ایسی قوت تھی جو اس نے خود کبھی محسوس نہیں کی تھی. دانیال فوراً پہنچا. اس نے زویا کی طرف دیکھا. زویا، تم باہر جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گا. نہیں دانیال، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، میں ارحم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، زویا نے دو ٹوک لہجے میں کہا. اگلے 4 گھنٹے زویا کی زندگی کے طویل ترین گھنٹے تھے. وہ ارحم کے سرہانے کھڑی تھی، ان کے ہر پیرامیٹر پر نظر رکھے ہوئے، جبکہ دانیال آپریشن کر رہا تھا. جب سرجری ختم ہوئی تو دانیال نے ایک گہرا سانس لیا. آپریشن کامیاب رہا ہے زویا، ارحم خطرے سے باہر ہے، لیکن ہوش آنے میں وقت لگے گا. زویا وہیں ارحم کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی. کراچی کی اس لہو لنگ رات کے بعد فجر کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی اور زویا کو یقین تھا کہ اس کی دعا اور ارحم کی مسیحائی کا صلہ ضرور ملے گا. ہسپتال کے ICU کی کھڑکیوں سے چھنتی ہوئی روشنی ارحم کے زرد چہرے پر پڑ رہی تھی. زویا پچھلے 24 گھنٹوں سے وہیں ایک کرسی پر بیٹھی تھی. اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، مگر دل ارحم کی ہر سانس کے ساتھ دھڑک رہا تھا. اچانک ارحم کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی. زویا فوراً کھڑی ہو گئی. ارحم سر، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ارحم نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں. اس کی نظریں چھت پر جمی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی بیگانگی تھی. اس نے آہستے سے گردن موڑی اور زویا کو دیکھا. آپ کون ہیں؟ ارحم کی آواز بہت نحیف تھی، لیکن ان الفاظ نے زویا کے قدموں تلے سے زمین نکال دی. زویا کا سانس رک گیا. سر، میں زویا ہوں، آپ کی جونیئر. کیا آپ کو کچھ یاد نہیں؟ وہ دھماکہ، وہ رشتہ؟ ارحم نے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ کسی پرانی یاد کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ناکام رہا. مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیسے آیا. مجھے صرف اپنا نام یاد ہے اور یہ کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. باقی سب دھندلا ہے. اسی لمحے ڈاکٹر مائرہ، جو اپنی معطلی کے باوجود کسی نہ کسی طرح ہسپتال میں گھس آئی تھی، کمرے میں داخل ہوئی.
अरहम की हालत देखकर उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने जोया को धक्का देकर पीछे किया और अरहम का हाथ थाम लिया। अरहम, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं मायरा हूँ, तुम्हारी मंगेतर। देखो इस लड़की ने तुम्हें कितना परेशान किया, इसी की वजह से तुम आज इस हाल में हो। मायरा में मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। ज़ोया साकत खड़ी ये सब देख रही थी। अरहम ने उलझी हुई नज़रों से मायरा को देखा और फिर ज़ोया को। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन ज़ोया की आंखों में मौजूद सच्चाई उसे बेचैन कर रही थी। डॉक्टर मायरा, बाहर निकले, अरहम सर को आराम की ज़रूरत है। ज़ोया ने हिम्मत जमा करके कहा। तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? अब तो अरहम को याद भी नहीं कि तुम कौन हो। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ, मायरा ने फातिहाना अंदाज में कहा। अरहम ने ज़ोया की तरफ देखा। उसका दिल पुकार पुकार कर कह रहा था कि ये लड़की उसके लिए अजनबी नहीं है, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा था। ज़ोया ने नम आंखों से अरहम को देखा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब उसे अरहम की ज़िंदगी बचाने के बाद उसकी याद बचाने की जंग भी खुद ही लड़नी होगी। कराची की इस बोझल दोपहर में ज़ोया ने अहद किया कि वो अरहम को मायरा के झूठ का शिकार नहीं होने देगी, चाहे उससे इसके लिए अपनी मोहब्बत की हर निशानी दोबारा जानी ही क्यों ना पड़े। हस्पताल की फ़िज़ाओं में समुंदर की नमी और उदासी घुली हुई थी। ज़ोया जानती थी कि अरहम का जहन मायरा के झूठ की गिरफ्त में है, लेकिन उसका दिल अब भी किसी सच्चाई का मुंतज़िर है। वो खामोशी से अरहम के कमरे में दाखिल हुई, जहां वो अकेला खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों को देख रहा था। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ज़ोया की आवाज़ में एक लर्जिश थी। अरहम मुड़ा, उसकी आंखों में अब भी वही बेगानगी थी, मगर ज़ोया को देखकर उसके माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। तुम वही डॉक्टर हो ना? मायरा कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। ज़ोया ने एक गहरा सांस लिया और अपनी जेब से वो मखमली डिबिया निकाली। सर, सच्चाई लफ्ज़ों में नहीं एहसास में होती है, ये आपकी अमानत है। उसने वो हीरा जड़ा झुमका अरहम की मेज़ पर रख दिया। अरहम ने लर्जते हाथों से वो झुमका उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस हीरे से टकराईं, उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी। उसे याद आया, एक टूटी हुई बाली, एक हंसता हुआ चेहरा और वो वादा जो उसने अस्पताल के लॉन में किया था। उसका सर दर्द से फटने लगा। ये मैंने तुम्हें दिया था? अरहम ने कराहते हुए पूछा। नहीं सर, यह आपने मुझे नहीं, अपनी ताकत को दिया था। आपने कहा था कि अरहम शाह अपना कर्ज सूद समेत वापस करता है। ज़ोया ने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। अरहम, आंखें बंद करें और याद करें वो रात जब हमने मिलकर एक डूबती हुई नब्ज़ को वापस लाया था। वो बारिश, वो कराची का हब्स और वो चाय जो हमने कैफेटेरिया में पी थी। अरहम की बंद आंखों के पीछे मंजर तेज़ी से घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे ज़ोया उसके लिए ढाल बनी थी, कैसे उसने मायरा की साजिश को नाकाम बनाया था। अचानक उसे मायरा का वो झूठा चेहरा याद आया जो उस वक्त आईसीयू में उसके सिरहाने खड़ी थी। ज़ोया! अरहम की आवाज़ में एकदम वही पुरानी गर्मजोशी और पहचान वापस आ गई। उसने ज़ोया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुझे सब याद आ गया है, वो धमाका, वो मलबा और तुम्हारा वो खौफजदा चेहरा। इसी लम्हे मायरा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में अरहम के लिए कुछ जाली कागजात थे। अरहम डार्लिंग, देखो मैंने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, हम कल ही लंदन जा रहे हैं। अरहम आहिस्ता से उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही जाओ जलाल वापस आ चुका था जिससे पूरा अस्पताल थर थर कांपता था। डॉक्टर मायरा, लंदन जाने की ज़रूरत अब आपको है, क्योंकि यहाँ आपकी प्रैक्टिस और साजिश दोनों खत्म हो चुकी हैं। मायरा के हाथ से कागजात गिर गए। अरहम ने ज़ोया को अपने करीब किया और मायरा की आंखों में देखकर कहा, मेरी याददाश्त चली गई थी, मेरा ज़मीर नहीं। ज़ोया मेरी जूनियर ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का वो मरहम है जिसके बगैर अरहम शाह अधूरा है। कराची की उस रात अस्पताल के उस कमरे में मायरा की शिकस्त और एक सच्ची मोहब्बत की जीत का ऐलान हो चुका था। शाहवेला की वसीओ अरीज़ ख्वाबगाह में बेगम सरवत शाह एक फैसले पर अटल खड़ी थीं। मायरा की साजिशों के बेनकाब होने के बाद उन्होंने न सिर्फ उसे घर से निकाल दिया था, बल्कि अपनी खानदानी अंगूठी भी ज़ोया के लिए निकाल ली थी। बेटा, मैंने सच्चाई पहचानने में देर कर दी, लेकिन अब मैं इस तलाफी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बेगम सरवत ने अहम के माथे पर बोसा देते हुए कहा, जो अब तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था। अस्पताल की कैफेटेरिया में अब माहौल बदल चुका था। ज़ोया जब राहदारियों से गुजरती तो जूनियर्स उसे रश्क भरी नज़रों से देखते। वो अब सिर्फ एक हाउस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि वो मसीहा थी जिसने इस अस्पताल के सबसे सख्तगी डॉक्टर का दिल जीता था। डॉक्टर ज़ोया, क्या आपका इरादा अब उम्र भर सिर्फ फाइलें ही चेक करने का है, या उस सीनियर डॉक्टर की तरफ भी तवज्जो देंगी जो पिछले 10 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहा है? अरहम की आवाज़ में वही पुरानी खनक थी, मगर इस बार इसमें वालेहानापन ज़्यादा था। ज़ोया मुड़ी तो देखा कि अरहम वाइट कोट पहने, हाथ में 2 कप कॉफ़ी लिए खड़ा था। उसके चेहरे की रंगत लौट आई थी और आंखों में शरारत रक्स कर रही थी। सर, आपको तो अभी बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया था, ज़ोया ने मसनूई गुस्से से कहा। अरहम ने कॉफ़ी का मग उसे थमाया। तुम्हारे बगैर रेस्ट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं ज़ोया। अम्मी ने कल तुम्हारे घर आने का फ़ैसला किया है।
लेकिन इस बार कोई अगर मगर नहीं चलेगी। मैंने दानियाल से कह दिया है कि वो तुम्हारे हिस्से की नाइट ड्यूटी संभाल ले, क्योंकि अब तुम्हारी ड्यूटी मेरे दिल के वार्ड में मुस्तकिल होने वाली है। जोया का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। अरहम सर, आप सबके सामने क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो पूरा कराची अब जानता है। अरहम ने करीब आकर धीमी आवाज में कहा। जोया, तुमने मुझे सिर्फ याददाश्त नहीं दी, तुमने मुझे जीने का एक नया मकसद दिया है। अभी वो दोनों इस रुमानवी लम्हे में खोए ही थे कि इमरजेंसी वार्ड से एक नर्स भागती हुई आई। डॉक्टर अरहम, डॉक्टर जोया, एक लेबर केस आया है, जुड़वा बच्चों की पैदाइश है और पेचीदगी बढ़ रही है। गायनी वार्ड से फौरी मदद मांगी गई है। अरहम और जोया ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। मोहब्बत अपनी जगह, मगर उनका पहला इश्क उनका पेशा था। वो दोनों एक साथ वार्ड की तरफ दौड़े, जैसे दो सितारे एक ही मदार में गर्दिश कर रहे हों। शाहवेला की फिजा शहनाइयों के सहर और गुलाबों की महक से मुअत्तर थी। अरहम और जोया की शादी का फंक्शन अपनी तमाम तर रियानाइयों के साथ जारी था। जोया सुर्ख रंग के भारी उर्सी जौड़े में किसी परी जमाल से कम नहीं लग रही थी, जबकि अरहम स्याह शेरवानी में बेहद वजीहा और पुरवकार नजर आ रहा था। डॉक्टर जोया, आज आपकी खामोशी अस्पताल के इस शोर से ज्यादा पुरअसर है। अरहम ने निकाह के बाद जोया के पास बैठते हुए सरगोशी की। जोया ने हया से पलकें झुका लीं। सर, आज फाइलें नहीं हैं, इसलिए अल्फाज थोड़े कम पड़ रहे हैं। अब भी सर? अरहम ने शरारत से अबरोच काए। कम अज कम आज तो इस ओहदे से मुझे सुबकुदोश कर दें। अभी रुखसती की तैयारियां हो ही रही थीं कि अचानक अरहम के फोन पर अस्पताल के एमएस की कॉल आई। अरहम का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। जोया ने तशवीश से उसे देखा। क्या हुआ अरहम? उसने पहली बार उसे नाम से पुकारा। अरहम ने गहरा सांस लिया। जोया, अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ है और कई मरीज अंदर फंसे हुए हैं। तमाम सीनियर डॉक्टर्स को फौरन पहुंचने की हिदायत की गई है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बेगम सरवत शाह और जोया के वालदैन परेशान हो गए, लेकिन जोया ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भारी दुपट्टे को संभाला। हमें चलना चाहिए अरहम, हमारे मरीज हमें पुकार रहे हैं। जोया की आवाज़ में वही मसीहाई अज़्म था जो उसे दूसरों से मुमताज़ करता था। जोया, तुम्हारी रुखसती का वक्त है, बेगम सरवत ने हैरत से कहा। जोया ने अपनी सास का हाथ थामा। अम्मी, मसीहा की रुखसती तो इंसानियत की खिदमत की तरफ होती है। अरहम और मैं इस रिश्ते का आगाज़ किसी महल से नहीं, बल्कि उस जगह से करेंगे जहां हमने एक दूसरे को पहचाना था। अगले 15 मिनट में दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के मलबूसात में अस्पताल पहुंच चुके थे। वहां अफरा तफरी का आलम था, धुआं हर तरफ फैला हुआ था। अरहम ने अपनी शेरवानी की आस्तीनें चढ़ाईं और जोया ने अपना कीमती दुपट्टर कमर से बांधकर मास्क पहन लिया। वो दोनों शॉलों की परवाह किए बगैर वार्ड्स में दाखिल हुए। अरहम मरीजों को स्ट्रेचर्स पर मुंतकिल कर रहा था, जबकि जोया इमरजेंसी तिब्बी इमदाद फराहम कर रही थी। कराची की उस रात ने एक अनोखा मंजर देखा, जहां एक जोड़ा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान कर रहा था। जब सुबह की पहली किरण नमूदार हुई, आग बुझ चुकी थी और तमाम मरीज बाहिफाजत निकाले जा चुके थे। अरहम और जोया थकन से चूर, गर्द गुबार में अटे हुए अस्पताल के लॉन में एक दूसरे के सामने खड़े थे। अरहम ने जोया के माथे पर लगी राख को आहिस्ता से साफ किया। तुम्हारी यह रुखसती दुनिया की सबसे खूबसूरत रुखसती है, डॉक्टर जोया अरहम शाह। जोया ने मुस्कुराकर अरहम का हाथ थाम लिया। आज उनकी मोहब्बत को पेशावराना तकद्दुस की वो सन्नत मिल चुकी थी जो किसी महल या जेवर की मोहताज नहीं थी। अस्पताल की राहदारियां रात के हंगामे के बाद किसी खामोश इबादतगाह का मंजर पेश कर रही थीं। अरहम और जोया, जो अभी चंद घंटे पहले तक आग और धुएं में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, अब अस्पताल के लॉन में लगी एक बेंच पर बैठे तुलुए आफताब का नज़ारा कर रहे थे। जोया का सुर्ख जोड़ा अब राख और गर्द से अटा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर जो सुकून था वो किसी ब्यूटी पार्लर की आराइश का मोहताज न था। डॉक्टर जोया, मेरा ख्याल है हमारी हनीमून डेस्टिनेशन मालदीव या पेरिस के बजाय यही कार्डियक वार्ड ही रहेगा। अरहम ने अपनी शेरवानी का बटन खोलते हुए थकन से चूर आवाज़ में शरारत की। जोया ने अपना सर अरहम के कंधे पर टिका दिया। जहां जिंदगी बचाने का जुनून हो, वही जगह जन्नत होती है अरहम। अभी वो दोनों इस खूबसूरत खामोशी का लुत्फ ले ही रहे थे कि दूर से एक सियाह गाड़ी अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से मायरा निकली, मगर इस बार उसके तेवर बदले हुए थे। उसके हाथ में एक कानूनी नोटिस था और पीछे 2 वुकला की टीम थी। अरहम शाह, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मुअत्तल करके इतनी आसानी से जान छुड़ा लोगे? मायरा ने धाड़ते हुए कहा। मैंने अस्पताल की इंतजामिया पर हरासमेंट और जानबूझकर करियर तबाह करने का केस कर दिया है, और जोया, तुम्हारी मेडिकल डिग्री की वेरिफिकेशन का चैलेंज भी अब अदालत में जाएगा। जोया एकदम सीधी होकर खड़ी हो गई। मायरा,
तुम अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, लेकिन याद रखना, सच्चाई के सबूत अदालतों के मोहताज नहीं होते। अरहम खामोशी से उठा और मायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही पुराना जलाल वापस आ गया था जिससे मायरा हमेशा डरती थी। डॉक्टर मायरा, तुमने शायद नोटिस ठीक से नहीं पढ़ा। जो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज तुमने रिकॉर्ड रूम से गायब करने की कोशिश की थी, उसका क्लाउड बैकअप मेरे पास महफूज है। और रही बात जोया की डिग्री की, तो वो इस शहर की टॉप गोल्ड मेडलिस्ट है जिसका रिकॉर्ड किसी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अरहम ने जेब से एक छोटी सी यूएसबी निकाली। इसमें तुम्हारी वो तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो तुमने उस रात नर्स को दी थीं जब तुमने दवा बदलने की कोशिश की थी। अब तुम कोर्ट जाओगी या जेल, इसका फैसला मैं करूंगा। मायरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके वुकला ने जब अरहम का पुरएतमाद लहजा देखा तो वो खुद ही पीछे हट गए। मायरा की आंखों में अब गुस्से की जगह खौफ था। वो बिना कुछ कहे तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ पलट गई। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिन्हें ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बल्कि हिम्मत की ज़रूरत होती है। अरहम ने जोया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे बेगम सरवत शाह अस्पताल पहुंची। उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डब्बा था। मेरे बच्चों, तुमने शाह खानदान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि आज से तुम दोनों की एक नई जिंदगी का बाकायदा आगाज हो रहा है। शहर की इस रोशन सुबह में अरहम और जोया ने अस्पताल को अलविदा कहा, लेकिन उनका दिल वहीं धड़क रहा था। वो जानते थे कि वो सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि एक ऐसी टीम है जो रहती दुनिया तक मसीहाई की मिसाल बनी रहेगी। एक खुशगवार दोपहर में अस्पताल की खिड़कियों से समंदर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। शादी को 2 साल बीत चुके थे, मगर अरहम और जोया की जिंदगी में काम की रफ्तार कम नहीं हुई थी। अब जोया एक सीनियर रजिस्ट्रार बन चुकी थी और अरहम अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का सरबरा। एक सुबह जोया अपनी राउंड्स के दौरान अचानक चकराकर गिरने लगी कि अरहम ने उसे थाम लिया। उसके चेहरे पर जर्दी थी मगर आंखों में एक अनोखी चमक। जोया, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा था नाइट शिफ्ट कम किया करो। अरहम ने फिक्रमंदी से उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। जोया ने मुस्कुराकर अरहम का हाथ अपने हाथ में लिया। अरहम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकन है, और शायद अब हमें अस्पताल के नर्सरी वार्ड में एक मुस्तकिल बेड बुक करवा लेना चाहिए। और हम एक लम्हे के लिए साकित रह गया, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। जोया, क्या तुम सच कह रही हो? हमारे घर में एक छोटा जूनियर डॉक्टर आने वाला है? जोया ने इस बात में सर हिला दिया। अरहम ने पूरे वार्ड के सामने तमाम प्रोटोकॉल्स भूलकर जोया का माथा चूम लिया। नर्सों और जूनियर डॉक्टर्स ने तालियां बजाना शुरू कर दी और पूरे अस्पताल में मिठाई तकसीम होने लगी। कुछ महीनों बाद शाहवेला में एक नन्हे फरिश्ते की आमद हुई। एक खूबसूरत बेटा जिसकी आंखें बिल्कुल अरहम जैसी थीं और मुस्कुराहट जोया जैसी। बेगम सरवत शाह ने पोते का नाम शाहमीर रखा। 5 साल बाद शहर के मुजाफात में एक बहुत बड़ी इमारत इस्तादा थी जिसके माथे पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, अरहम जोया फ्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ये इन दोनों का वो ख्वाब था जो उन्होंने अपनी शादी की पहली रात देखा था। यहाँ इलाज के लिए पैसे नहीं, सिर्फ दुआएं मांगी जाती थीं। अरहम अब भी वही सख्त गिर डॉक्टर था, मगर अब इसकी सख्ती में शफकत का अंसर ज़्यादा नुमाया था। और जोया वो इस अस्पताल की रूह थी जो गरीब मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई थी। एक शाम जब वो दोनों अपने अस्पताल के लॉन में खड़े थे, छोटा शाहमीर सफ़ेद कोट पहने और गले में प्लास्टिक का स्टेथोस्कोप लटकाए भागता हुआ आया। बाबा, मैंने गुड़िया का चेकअप कर लिया है, उसे मोहब्बत की कमी का बुखार था, शाहमीर ने मासूमियत से कहा। अरहम और जोया एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अरहम ने शाहमीर को गोद में उठाया और आसमान की तरफ देखा जहां सितारे जगमगा रहे थे। जोया, देखो, हमारी कहानी सिर्फ एक अस्पताल के वार्ड से शुरू हुई थी और आज ये कितने दिलों का सुकून बन गई है, अरहम ने जज्बाती होकर कहा। जोया ने अरहम के कंधे पर सर रखा। अरहम, सच्ची मसीहाई वही है जो दूसरों के जख्मों को अपना समझे। हमने मिलकर जो सफ़र शुरू किया था वो अब शाहमीर और इस जैसे सैकड़ों मसीहा आगे बढ़ाएंगे। कराची की वो रात अब खामोश नहीं थी। इसमें ज़िंदगी की लहर थी, खिदमत का जज्बा था और एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान थी जिसने तिब के पेशे को एक नई जिला बख्शी थी। अरहम और जोया शाना बशाना खड़े आने वाले कल के नए चैलेंजेस के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था और इंसानियत का लाजवाल रिश्ता।